छात्रों आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है विकिरण। तो हम ये बता रहे थे आपको कि पृथ्वी जो है ये सूर्य का प्रकाश विकिरण के रूप में ग्रहण करती है। अपन पढ़ते ना चालन संवहन विकिरण, ऊष्मा के आदान प्रदान की विधियां हैं। ठोसों में ऊष्मा का प्रदान चालन द्वारा होता है और द्रवों में संवहन द्वारा और गैसों में होता है विकिरण द्वारा। हालांकि छात्रों ये जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी गमन करता है प्रकाश। जैसे हम कहें अब हमारा वायुमंडल तो सतह से लगभग 400 किलोमीटर तक ही है गैसें, पर अब सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, फिर भी सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आ जाता है बगैर माध्यम के। तो हम कह सकते कि ये कौन सी तरंग होगी, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है सूर्य का प्रकाश। कभी आपसे पूछा जाए तो फिर छात्रों हमने यहाँ लिखा है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा हिस्सा जो है पृथ्वी पर पहुंच पाता है। तो हमने यहाँ लिखा सूर्य के प्रकाश का 2/8 भाग जो है ये पृथ्वी तक पहुंच पाता है। व्यास इसके बारे में हम आपको सब बता चुके। हालांकि छात्रों यहाँ हमने लिखा है सूर्य के नाभिक का ताप। कभी कभी ये पूछा जाता है, इसमें ये कंडीशन होती है, ये सबसे भीतरी जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, सूर्य का। मान के चलो ये यदि सूर्य है तो ये सबसे अंदर का जो भाग होता है इसे हम सूर्य का नाभिक कहते हैं। हालांकि ये सब गैसें ही हैं। सूर्य मतलब क्या है, सूर्य गैसों का एक गोला है। सीधी सी बात आप ये कह सकते हो, सूर्य गैसों का एक गोला है, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये जो नाभिक है इसका ताप हमने यहाँ लिखा है 2 करोड़ केल्विन होता है सूर्य के नाभिक का ताप। और जो बीच का जो हिस्सा कहलाता है छात्रों ये प्रकाश मंडल कहलाता है। और सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है इसे हम वर्णमंडल कहते हैं। अभी हम बताएंगे कोरोना या हिमक्रीट या सूर्य मुकुट क्या कहलाता है आगे। वर्णमंडल का जो तापमान है ये हमने अंश सेल्सियस में लिख रखा है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हालांकि तापमान के 4 पैमाने होते हैं, पर ऐसा ही मात्रक तो जो है तापमान का वो केल्विन ही है। ठीक है, केल्विन होता है, र्यूमर होता है, फारेनहीट होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे 4 पैमाना होते हैं। इस पर हम एक अलग वीडियो ला देंगे इनके कन्वर्सेशन का, कैसे C/5 ऐसे इनको मतलब चेंज कर देते एक दूसरे, बताएंगे आगे। फिर छात्रों यहाँ हमने लिखा है सूर्य के नाभिक का ताप 2 करोड़ केल्विन होता है। और सूर्य के नाभिक का जो दाब है वो हमने लिखा है 2 × 10⁻16 पास्कल। ये वहां का प्रेशर होता है, मतलब दाब होता है। सूर्य जो अपने अक्ष के परितः घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है सूर्य का संगठन के मतलब सूर्य में क्या क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य में जो सबसे ज्यादा है वो हाइड्रोजन है, 71% हाइड्रोजन है और 26% इसमें हीलियम है और 2% इसमें भारी तत्व है। जब हम छात्रों इनको जोड़ते हैं तो ये लगभग 7 और 2 9 99% संगठन ये हो जाता है। अब जो 1% बचता है इसमें कुछ गैसें और कुछ अन्य तत्व भी सूर्य में उपस्थित हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सबसे पहले ये किसने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र, मतलब ये पूरी जो सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, इसका केंद्र सूर्य है। ये किसने बताया था सबसे पहले? कॉपरनिकस ने बताया था। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य, कॉपर मतलब कोपर, ऐसे याद रख सकते हो कि सूर्य को केंद्र बताया। कोपर में भी केंद्र होते ही। प्रतिदिन सूर्य से 40 लाख टन ऊर्जा पृथ्वी को मिलती है। कभी आए हैं ये प्रश्न। फिर छात्रों यहाँ हमने एक चीज लिख रखी है, ब्लैक होल सिद्धांत, या इसे कृष्ण विवर सिद्धांत भी कहते हैं। ब्लैक होल मतलब हिंदी में ऐसे कृष्ण विवर कहते हैं। और ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय जो भौतिक शास्त्री रहे हैं उनने इसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में बताया है, उनने इसकी परिभाषा दी है। और छात्रों एक चीज और यहाँ हमने लिखी है, तारों की जीवन गाथा, कि कैसे कोई तारे का जन्म होता है। देखो तारों का जन्म होता है, तारे मरते हैं, ये बात सत्य है। एक आध अलग वीडियो में हम आपको समझा देंगे कि कैसे कोई तारा की जब पूरी जो हम कहे कि तारों में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, जैसे हाइड्रोजन 71%। अब क्या होता है छात्रों, जब ये पूरी की पूरी हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित हो जाती है और वहां नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करने के लिए जब हाइड्रोजन नहीं बचती है, तो जो सूर्य होता है ये आदि दानव तारा या मृत तारे में बदल जाता है, मतलब इसका रंग लाल हो जाता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे तारों का जो रंग है ये उनकी ऊर्जा पर निर्भर करता है, उनके ताप पर निर्भर करता है, आगे हम आपको बताएंगे। तो छात्रों ये जो ब्लैक होल है, क्या होता है कि
खगोलीय पिंडों में कुछ खगोलीय पिंड ऐसे पाए जाते हैं जिनमें एक सीमा होती है, उस सीमा को हम क्षितिज कहते हैं। यदि इसमें कोई भी वस्तु यदि उसमें गिर जाए उस ब्लैक होल में, तो वो वापस लौट के नहीं आती। ऐसे कुछ यहाँ कुछ ऐसे होल छिद्र पाए जाते हैं जिनमें कोई वस्तु गिर जाए वो लौट के नहीं आती। यहां तक कि यदि किसी तारे का प्रकाश भी यदि उसमें गिर जाए तो प्रकाश भी लौट के नहीं आता, वो पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है ब्लैक होल, बिल्कुल भी प्रकाश को परावर्तित नहीं होने देता। इसीलिए इसे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहते हैं। छात्रों, इसके बारे में सबसे पहले सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि तारों की जीवन गाथा के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो भारतीय भौतिक शास्त्री इन्हीं ने बताया। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.4 ms। छात्रों, इस 1.4 ms सीमा के बाद में तारे मरने लगते हैं। एक आध दिन हम आपको पूरा समझा देंगे, कब न्यूट्रॉन तारा बनता है, कब आदि दानव तारा बनता है, बहुत सारी कंडीशन बताएंगे आपको, ठीक है, जैसे जैसे समय मिलता जाएगा। फिर छात्रों, यहां हमने लिख रखा है कि सूर्य सौर ऊर्जा मतलब सूर्य जो है ये सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, ये सबसे पहले किसने बताया, केपलर ने। और हम पहले आपको बता चुके थे कि ग्रहों की खोज किसने करी है, केपलर ने। कैप लगा के ये ग्रहों पे गए थे, ऐसे को जोड़ लेना आप। इनने बताया था कि सूर्य जो है ये सौर मंडल का केंद्र है, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ये केपलर ने बताया था, ठीक है। कभी कभी छात्रों प्रश्न आता है कि प्रकाश वर्ष जो है, लाइट ईयर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मापन करता है, तो हमें ध्यान रखना है प्रकाश वर्ष करता है दूरी का मापन। क्या का दूरी, यहाँ वर्ष लिखा है, ऑप्शन में समय होता है 1 नंबर पर, छात्र जो होते समय में निशान लगा देते। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष में कौन सी दूरियां मापी जाती है छात्रों, खगोलीय दूरियां, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, ग्रह और शुक्र के बीच की दूरी, मतलब खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। यहां हमने वही बताने का प्रयास किया है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते, कहेंगे 1 लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो छात्रों 1 लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 पे 15 की घात मीटर होते हैं। या छात्रों यदि हम किलोमीटर में इसको बदलते हैं तो 9.46 गुणा 10 घात 12, 3 शून्य कम हो जाते हैं क्योंकि 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 पे 12 की घात किलोमीटर होते हैं। छात्रों, यहाँ लिखा है कि प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल कितनी होती है वायु या निर्वात में। हालांकि प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, हम यहाँ वायु निर्वात में आपको बता रहे, वो भी बताए दे रहे हैं। ये प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर चल जाता है 1 सेकंड में वायु या निर्वात में। छात्रों, जल में चलता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड और कांच में चलता है 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। छात्रों, ये कभी कभी इस फॉर्मेट में भी लिख देते हैं इसे, इस फॉर्मेट में भी 3 गुणा 10 पे 8 की घात मीटर प्रति सेकंड में भी लिखा जाता है। और जब 3 गुणा 10 पे 8 की घात मीटर प्रति सेकंड को चेंज करते हैं तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निकल के आता है। यहां हमने लिखा है 14.96 करोड़ किलोमीटर। छात्रों, जो हम कह रहे थे कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ये फिक्स डेटा है। 14.96 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी के बीच की ये दूरी है। अब प्रश्न यहां से भी बनते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो छात्रों, ये फिक्स नहीं होता है, यहां आपको 3 डाटा मिलते हैं। 8 मिनट 18 सेकंड, ये भी सही है, 8 मिनट 20 सेकंड, ये भी सही है, और 8 मिनट 16 सेकंड, ये भी सही है। तीनों डाटा सही है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आ जाए आप उसे सही माने। इसके बाद छात्रों, यहां लिखा है पायरोमीटर। पायरोमीटर एक उपकरण है। यहां से प्रश्न ऐसा बनता है कि बहुत अधिक, जैसे हम कहें करोड़ों के केल्विन तापमान वाली या हजारों डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाली जो वस्तुएं होती हैं या बहुत अधिक जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, उसे किस उपकरण से मापा जाता है, तो छात्रों हम मापते हैं किससे, पायरोमीटर से। याद रखना, ठीक है, पायरोमीटर से सूर्य का तापमान मापा जाता है। कैसे याद रखोगे, सुबह जब हम उठते हैं पायरिया ना हो जाए दांतों में तो ब्रश करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो सूर्य से जोड़ लेना इसको। सूर्य से प्रणाम इसलिए करते हैं कि पायरिया नहीं हो जाए हमें, ठीक है, दांतों को लगने वाला रोग। तो सूर्य का प्रकाश मापने का उपकरण है पायरोमीटर। फिर छात्रों, यहाँ एक चीज लिखी है, सूर्य सिद्धांत। ये सूर्य सिद्धांत एक पुस्तक का नाम है जो आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई। आर्यभट्ट कौन से, जो पटना बिहार के रहने वाले थे। आर्यभट्ट एक दूसरे भी बताएंगे कभी आगे।
वैज्ञानिकों के परिचय में। सूर्य सिद्धांत पुस्तक ये आर्यभट्ट ने लिखी है और सूर्य सिद्धांत पुस्तक में ही आर्यभट्ट ने सबसे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया है। छात्रों, संसार में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति कैसे बनती है, और बाद में जब खगोलीय वैज्ञानिकों ने जब प्रयोग होने लगे, इतने यान वगैरह ये सब व्यवस्थाएं हो गई, तो इसे ही सत्य माना। तो ये सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसकी है? आर्यभट्ट की है, और इसी में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की जानकारी दी गई। हम आपको इस वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रहण के बारे में तो बता देंगे, जब हम चंद्रमा पर वीडियो लाएंगे तब आपको हम चंद्र ग्रहण के बारे में भी बता देंगे। अभी आगे देखते हैं। फिर यहाँ लिखा है एक ब्रह्मांड वर्ष। इसको समझना, हमारी जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो सर्पिलाकार और एक बेलनाकार। हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें पृथ्वी समाहित है, ये सर्पिलाकार है, सांप के समान इसका आकार है, इसलिए सर्पिलाकार है। उसको हम गैलेक्सी या दुग्ध मेखला कहते हैं, क्योंकि रात में जब हम चमकते तारों को देखते हैं तो बहुत सूर्य से कई लाख गुना बड़े तारे हैं, पर उनमें छोटे छोटे दिखते हैं, टिमटिमाते, क्योंकि उनकी दूरी हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं सूर्य की अपेक्षा। तो सूर्य क्या करता है, उस दुग्ध मेखला मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, और उस चक्कर लगाने की जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से सूर्य इस दुग्ध मेखला मंदाकिनी का एक चक्कर लगाता है इतने वेग से, और इसका एक चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितनी बड़ी है दुग्ध मेखला मंदाकिनी गैलेक्सी, इसको 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इस 25 करोड़ वर्ष के टाइम पीरियड को ब्रह्मा जी का एक वर्ष कहते हैं। इसे एक ब्रह्मांड वर्ष या 1 कॉस्मिक ईयर इंग्लिश में इसको कहा जाता है। याद रखना, 1 कॉस्मिक ईयर इट मींस 25 करोड़ ईयर। क्लियर? ठीक। आगे बढ़ते हैं छात्रों। कभी कभी आपको प्रश्न आता है, और ये आता ही है जब कभी, कि सूर्य की उम्र या सूर्य की अभी आयु कितनी है। तो छात्रों, सूर्य की अभी जो आयु है ये 5 बिलियन, या अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में इसको बिलियन कहते हैं, भारतीय अंकन पद्धति में अरब कहते हैं। तो छात्रों, सूर्य की जो आयु है अभी ये है 5 बिलियन वर्ष, याद रखना, या 5 अरब वर्ष। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें। स्वयं के अक्ष के परितः भी सूर्य घूर्णन कर रहा है। तो एक चक्कर लगाने में स्वयं के अक्ष के परितः सूर्य को कितना समय लगता है? ये लगते हैं 25 दिन 9 घंटे और 7 मिनट। सूर्य को स्वयं के अक्ष के परितः एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 25 दिन 9 घंटे और 7 मिनट। ठीक है। अब कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि हमारा जो सूर्य है ये हमें कब तक ऊर्जा देता रहेगा इसी प्रकार से। तो 10 पे 11 की घात, इसे आप हल करना, जितने भी वर्ष आ जाए 11 शून्य में, तो 10 पे 11 की घात वर्षों तक सूर्य हमें प्रकाश देता रहेगा। फिर छात्रों, कभी कभी प्रैक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंटारी ये भी भ्रमित करने वाली फैक्ट है, यहां से प्रश्न आते हैं। तो क्या होता है, अब आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा या सूर्य के निकट का तारा, वो बात एक ही हुई। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है छात्रों प्रैक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। अब पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे पास का तारा, तो हमें क्या कहना है? प्रैक्सिमा सेंचुरी, और ये हमारी पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अब यदि ये कहा जाए कि प्रैक्सिमा सेंचुरी के बाद, तो प्रैक्सिमा सेंचुरी के बाद आता है अल्फा सेंटारी। प्रैक्सिमा सेंचुरी के बाद क्या आता है? अल्फा सेंटारी, और ये हमारी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष या 4.3 लाइट ईयर दूर है। ठीक है छात्रों, कैसे याद रखोगे? देखो, पहले सो प्रैक्सिमा, इस पा को पकड़ लो, पहले आएगा प्रैक्सिमा सेंचुरी, सो पा को पकड़ लो, पहले प्रैक्सिमा, अल्फा सेंटारी बाद में, ऐसे आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है। फिर यहाँ छात्रों हमने बेजानी हपीनाला लिखा है। सूर्य का प्रकाश जो है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अलग अलग रंगों की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। इस तरंग दैर्घ्य जो होती है वेवलेंथ, इसके कारण भी कई घटनाएं छात्रों घटती हैं। ये हमने जो बेजानी हपीनाला, या इसको इंग्लिश में विबग्योर लिखते हैं, एक ही बात है। ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम हमने लिखा है छात्रों। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम। कभी कभी कहते हैं ना, समुद्र नीला क्यों दिखता है या आसमान नीला क्यों दिखता है। ठीक है छात्रों, आसमान नीला या बैगनी कलर का इसीलिए दिखता है क्योंकि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और छात्रों, रेले की प्रकटन नियम के अनुसार जिस रंग की तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा कम होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होता है। तो जो नीला रंग होता है ये बहुत ज्यादा फैल जाता है,
इसलिए वातावरण या जो हम चारों ओर देखते हैं आसमान, ये हमें कैसा दिखता है, नीला दिखता है, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम, इसके लिए प्रकीर्णन मतलब फैलाव ज्यादा होता है, इस कारण से हमें। और ये हमने तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखा है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगीला। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है छात्रों, इसीलिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होने के कारण सूर्य हमसे बहुत दूरी पर होने के बाद भी उगते और डूबते समय हमें लाल रंग का दिखता है, क्योंकि वो किरणें हमारे यहाँ तक, आंखों तक पहुंच जाती हैं, वो फैलती नहीं है, उनका प्रकीर्णन नहीं होता है छात्रों। यही कारण है। एक प्रश्न और आता है कि क्या कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल होता है, तो उसमें भी आप यही कहें कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होने के कारण बहुत दूरी से लाल रंग को देखा जा सकता है, जल्दी समझ में आ जाता है स्पष्ट, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भारी विस्फोटक सामान ले जाने वाले जो वाहन आदि होते हैं, इनमें लाल रंग के ध्वज या झंडे, फ्लैग क्यों लगा दिए जाते हैं, तो यही कहना है लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होने के कारण इसे आसानी से देखा जा सकता है। तो ठीक है, बहुत सारे एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें क्यों के लगभग 250 से 250 आंसर आपको हम बताएंगे, क्यों वाले फैक्ट कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम वेप्योर कहते हैं। ये वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। फिर छात्रों, यहाँ फ्राउनहोफर रेखाएं हमने लिखी हैं, ये फ्राउनहोफर वैज्ञानिक ने खोज करी, इसलिए उनको फ्राउनहोफर नाम दे दिया। क्या होता है, कभी कभी सूर्य के धरातल में हमें कुछ काली रेखाएं या काले धब्बे दिखाई देते हैं, उनको हम फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। सूर्य के धरातल पर, मतलब सूर्य का जो सतह है सूर्य की, उस पर हमें कभी कभी काली रेखाएं या काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। फिर छात्रों, यहाँ हमने लिखा है अंत में सूर्य क्या हो जाता है, तो अंत में छात्रों सूर्य लाल दानव तारा बन जाता है। ध्यान रखना, सूर्य का जो रंग होता है, सूर्य का जो ताप होता है, ये प्रकाश पर निर्भर करता है, और लाल रंग यदि किसी तारे का है, मतलब वो मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसकी की पूरी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो गई है। अब उसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया इस करने के लिए हाइड्रोजन नहीं बची है, और जिस तारे में हाइड्रोजन नहीं बची है या बहुत कम बची है, वो प्रकाश ज्यादा समय तक नहीं दे पाता, तो वो बन जाता है लाल दानव तारा। बहुत भयानक होता है ये, बड़ा भयानक होता है, लाल कलर का होता है, डरावना हमें दिखता है, इसलिए से लाल दानव तारा या आदि तारा इसको हम कहते हैं। और ये कब की कंडीशन होती है, सूर्य कोई भी तारा जब बिल्कुल खत्म होने लगता है। अभी एक आध दिन हम तारों की जीवन गाथा के बारे में, कैसे तारे का जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है, हम आपको बता देंगे। यहाँ हमने लिखने का प्रयास किया है एक पारसेक। छात्रों, ये जो पारसेक होता है, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है, कहना चाहिए ये जो प्रकाश वर्ष है पारसेक से बड़ी है, इतना याद रखना। हालांकि ये ठीक है, हम आपको खगोलीय मात्रा को पारसेक में और उसमें संबंध कभी बताएंगे, जब हम आपको मापन पढ़ाएंगे दूरियों में, तब बताएंगे। अभी तो आप इतना याद रखो कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। कभी कभी छात्रों प्रश्न आ जाता है कि सौर वर्ष क्या है, तो ये जो सौर वर्ष है, पृथ्वी सूर्य के परितः एक परिभ्रमण करने में जितना समय लेती है, इसे हम सौर वर्ष कहते हैं। इसी के कारण मौसम परिवर्तन होता है, परिक्रमण गति के कारण, घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं, और परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, याद रखना छात्रों, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को। इसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता चुके। छात्रों, आगे बढ़ते हैं। यहां हमने लिख रखा है कि सूर्य क्या है, तारा है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे चमकदार तारा कौन सा है, तो सबसे चमकदार तारा है साइरस। ठीक है, और ध्यान रखना, जो भी तारा जितना ज्यादा चमकदार है, मतलब हाइड्रोजन उसमें उतनी ही ज्यादा है, ऐसा आप दिमाग लगा सकते हो। यहां हमने लिखा है पोल स्टार। छात्रों, पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, उत्तर दिशा में है। भारतीय पुराण शास्त्रों के अनुसार, शायद आपको पता होगा, राजा उत्तानपद और सुनीति इनके माता पिता हैं। ये ध्रुव भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने हमेशा चमकते रहे, ऐसे कुछ भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है। फिर छात्रों, कभी यदि आपको प्रश्न आता है कि तारे का रंग क्या दर्शाता है, बहुत सी चीजें होती हैं, तारे का रंग क्या दर्शाता है, वो कहेंगे कि तरंग दैर्घ्य दर्शाता है, आवृत्ति दर्शाती है, कुछ भी भौतिक राशियां लिखते हैं। हमें ध्यान रखना है तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। और यहाँ हमने अच्छा, और तारे के रंग और तापक्रम की 7 श्रेणियां होती हैं छात्रों। 7 श्रेणियां तो हमें याद नहीं करना है। यहाँ हमने तारों के
रंग लिखे हैं और कितना ताप होगा उसके हमने यहाँ बढ़ते क्रम में जमाए हैं। आप ऐसा दिमाग लगाना, बढ़ते क्रम में यहाँ हमने बताने का प्रयास किया है। यदि किसी तारे का रंग लाल है, मतलब आप समझना इसका ताप ज्यादा नहीं है, ठीक है। यदि किसी तारे का रंग लाल है, उसका ताप ज्यादा नहीं है, और लाल रंग के तारे को यदि तापों की श्रेणी में हम एम से दर्शाते हैं, ठीक है, लाम मला ऐसे कुछ शब्द आप याद करने ना। जैसे अपन किसी छड़ी को गर्म करते हैं ना, तो सबसे पहले उसका रंग कैसा होता है? सबसे पहले उसका रंग लाल होता है, फिर और गर्म करो तो पीला होता है। और ये हमने पीला के यहाँ सूर्य लिखा है, मतलब आप समझना कि सूर्य जो अभी है वर्तमान में, ये किस कंडीशन में है? तो ये किस कंडीशन में है? पीला है। सूर्य का कलर, हमारे सूर्य का रंग कैसा है? पीला है। और ज्यादा गर्म होता है तो सफेद हो जाता है, और सबसे ज्यादा गर्म होता है तो नीला हो जाता है। मतलब छात्रों आप ऐसा समझना कि यदि किसी तारे का रंग नीला है, मतलब इसका ताप सबसे ज्यादा है, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें है। ऐसा आप दिमाग लगा सकते हो। मतलब लाल रंग के तारे का ताप सबसे कम होगा और नीले रंग के तारे का ताप सबसे ज्यादा होगा। ये हमने बढ़ते क्रम में लिखे हैं। हमारे सूर्य का जो रंग है वो कैसा है? पीला है। और नीले रंग को जो ताप की 7 श्रेणी होती है उनमें किस रंग से दर्शाया जाता है? ओ रंग से इनको दर्शाया जाता है। फिर छात्रों यहाँ हमने तारा समूह व उनके भारतीय नाम लिख रखे हैं, आप इनको समझ लो। ये प्रश्न कैसे आते हैं? इंग्लिश में आते हैं और हमें उनकी हिंदी पूछी जाती है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? सबसे पहले यहाँ लिखा है ड्रैगन या डेका, तो इसको कालिया कहते हैं। अब वैसे ही आपने फिल्मों में देखा होगा, जो विलन होते थे अपन कहते हैं कालिया, कोई विलन का नाम है कालिया, तो आप याद रखो कि वो गन लिए होगा। यदि कोई विलन है तो गन तो कम से कम उसके पास होगी। तो ड्रैगन को कहते हैं कालिया। ये तारामंडल है पूरे के पूरे। ऊर्जा मेसर, ऊर्जा मेसर, अब इसको कैसे याद रख सकते हो? यहाँ लिखा है सर और यहाँ लिखा है ऋषि, यहाँ लिखा है गन और यहाँ लिखा है कालिया। तो प्राचीन काल में जो हमें शिक्षा वगैरह देते थे उनको हम ऋषि कहते थे, और वर्तमान समय में जो हमें शिक्षा उपलब्ध करवाते उनको हम सर कहते हैं, श्रीमान। तो सर शब्द लिखा जिसमें भी आ जाए, यहाँ सर और कहीं नहीं लिखा तो आप समझ रहे सप्तऋषि तारामंडल है, ठीक है, 7 तारों का समूह। फिर यहाँ लिखा है ऊर्जा माइनर। अब इसको पकड़ लो, यहाँ लिखा है नर और यहाँ लिखा है ध्रुव। अभी हमने बताया ध्रुव तारे के बारे में, वो एक नर थे, बालक थे, राजा उत्तानपद और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, तो वो एक नर थे। तो माइनर नर लिखा आ जाए तो आप समझना ये ध्रुव है। फिर यहाँ लिखा है ओरियन। ओरियन को हम कहते हैं मृग, मृग तारामंडल को क्या कहते हैं? ओरियन। इसकी आकृति मृग के समान होती है, हिरण के समान होती है, तो मृग कहते हैं। अपन कहते कभी कभी अपन बस में जा रहा है या मोटरसाइकिल से जा रहा है या कहीं घूम रहा है तो अपन कहते ओरे मृग, ओरे हिरण, देखो हिरण, ओरे मृग, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। फिर यहाँ लिखा है स्कॉर्पियो। देखो छात्रों, स्कॉर्पियो महिंद्रा की एक कार है। स्कॉर्पियो बिना चकों के चलेगी नहीं, इसमें चक लिखा है, चका, स्कॉर्पियो में चका होंगे। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से प्रश्न बनते कि सूर्य ग्रहण क्या कहलाता, चंद्र ग्रहण। छात्रों जो हम चंद्रमा पर वीडियो लाएंगे उसमें आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताएंगे। अभी हम आपको आज सूर्य ग्रहण के बारे में बता दे रहे हैं। छात्रों सूर्य ग्रहण की कंडीशन कब होती है? जब सूर्य और पृथ्वी, देखो इनकी जो गति होती है अपने ध्रुव पे अलग घूम रहे होते हैं, और ये इन चारों के सापेक्ष अलग तीनों के सापेक्ष एक दूसरे अलग घूम रहे होते हैं। एक कंडीशन ऐसी बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो आप या तो इसको ऐसा याद रखो, SME, हम तो इसको ऐसे याद रख सकते, SME, सूर्य ग्रहण को। एस पहले आ गया, मतलब सूर्य, देखो चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य तो फिक्स ही रहना, वही रहेगा। पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियां एक दूसरे परिवर्तित होती जाती हैं, दोनों सूर्य से ही प्रकाशित हैं। तो क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो अब देखो इस चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ेगी ना, सूर्य से प्रकाशित होगा, क्योंकि छाया पड़ती है स्रोत के, जो प्रकाश का स्रोत है उसके विपरीत ओर। यदि सूर्य इस तरफ है तो छाया पड़ेगी इसके विपरीत ओर, माने पृथ्वी पे। तो सूर्य ग्रहण छात्रों यही कहलाता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से कुछ समय के लिए इस चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, या कुछ देर के लिए सूर्य ढक जाता है। हमें ऐसा लगता है पृथ्वी पर जो हम निवास कर रहे हैं व्यक्ति, यहां से हमें ऐसा लगता है कि अरे अरे दिन में अंधेरा हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, इसलिए हमें पृथ्वी से कुछ समय के लिए सूर्य नहीं दिखता। ऐसी स्थिति को छात्रों क्या कहते हैं?
सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसको याद रख लेना आप, SME 3-4 बार आप बोलोगे SME। एस तो ज्यों का त्यों रखना है शुरू में, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। यहाँ मी और लिख देना है, एमी मी माने मुझे डर लगता है सूर्य ग्रहण से, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत खतरनाक अल्ट्रावायलेट और कॉस्मिक किरणें यहाँ से उस समय निकल रही होती हैं, बताएंगे कभी हम। तो मी माने मुझे डर लगता है कैसे, सूर्य ग्रहण से। लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, घरों में रहना चाहिए, आप सुरक्षित रहोगे, बीमार वगैरह हो सकते हो, इस टाइप से आप याद रख सकते हो छात्रों। इसके बाद सूर्य ग्रहण के जो प्रकार हैं, सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण और एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, यहाँ हमने जो ये डायग्राम बना रखा है इसको आप देखो, ये कहलाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में छात्रों क्या होता है कि कुछ समय के लिए हमें लगभग पूरा सूर्य ही नहीं दिखता, मतलब सूर्य पर बहुत बड़ा हमें धब्बा दिखता है। केवल सूर्य का बाहरी हिस्सा जिसको हम वर्णमंडल कह रहे थे, केवल वर्णमंडल कहता है, मतलब दिखता है। जब हमें सूर्य के जो नाभिक है या जो उसका प्रकाश मंडल है, 2 हिस्से हैं, जब हमारे लिए ये नहीं दिखे, अंदर का हिस्सा ना दिखे, केवल बाहर का हिस्सा दिखे जिसको हम वर्णमंडल कहते हैं, जहां उसके रंग में 7 रंग का प्रकाश दिखता है सबसे बाहरी भाग में, केवल वही हमें दिखे, तो ऐसी स्थिति को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण जो अधिकतम होता है मैक्सिमम, वो लगभग 7 मिनट का होता है। 7 मिनट से ज्यादा का सूर्य ग्रहण नहीं होता, या फिर हम फिक्स टाइम कहें तो 7 मिनट 40 सेकंड का अधिकतम सूर्य ग्रहण हो सकता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण 1999 में पिछली बार देखा गया था, पूर्ण सूर्य ग्रहण। अच्छा छात्रों, अब क्या होता है, जो इसका सबसे बाहरी भाग होता है, इसका सबसे बाहरी भाग जो होता है, सबसे बाहरी भाग को हम वर्णमंडल कहते हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो सबसे बाहर का जो भाग होता है, ये हमें कुछ चमकदार दिखता है, एक रिंग के समान, एक गोला आकृति हमें प्रकाश की दिखती है। उस बाहरी चमक को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, उस बाहरी चमक जो हमें प्रकाश के वर्णमंडल में दिखती है, उसको छात्रों हम सौर ज्वाला या हिमक्रीट, क्रीट मतलब मुकुट ही होता है, या सूर्य मुकुट या कैरोना या डायमंड रिंग कहते हैं छात्रों। ये लगभग सब एक ही नाम है, यहीं से प्रश्न आता है। और आंशिक सूर्य ग्रहण में छात्रों ये कंडीशन बनती है कि कोई एक हिस्सा सूर्य का जो होता है वो हमें ढका हुआ दिखने लगता है, आंशिक सूर्य ग्रहण की कंडीशन होती है। इसके बाद में छात्रों यहां हमने लिख रखा है नाभिकीय संलयन। अब कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, मतलब सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है। यहां आपको याद रखना है, सूर्य में जो ऊर्जा बनती है ये नाभिकीय संलयन की घटना के द्वारा बनती है। ठीक है, जब हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर हीलियम का एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया जो है, ये जो क्रिया है, ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहलाती है छात्रों। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया द्वारा ही सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति होती है। अब होता क्या है कि जो नाभिक मिलकर, हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर जब हीलियम का बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो इनका जो द्रव्यमान होता है, हीलियम के नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, इन दोनों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। माने इन दोनों नाभिकों जो मिले हैं, उनके द्रव्यमान को यदि जोड़ दिया जाए तो हीलियम जो बना है उसके नाभिक से वो द्रव्यमान कैसा होगा, कम होगा। अब आप कहो कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, मतलब ऊर्जा ना उत्पन्न होती न नष्ट, वो ऊर्जा कहाँ गई। तो छात्रों इनके बीच की जो ऊर्जा या जो ऊष्मा बच जाती है, वही ऊष्मा हमें नाभिकीय संलयन के दौरान, वही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। उस ऊर्जा को हम E बराबर mc², आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन का द्रव्यमान तुल्यता संबंध, उस ऊर्जा को हम E बराबर mc² आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से निकाल सकते हैं। ठीक है छात्रों, बहुत सारी बातें हैं नाभिकीय संलयन जो, और आपको बता दे रहे, जो हाइड्रोजन बम होता है छात्रों, ये बहुत खतरनाक होता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की घटना पर ही आधारित है। हालांकि नाभिकीय संलयन की जो घटना पृथ्वी सूर्य में होती है, उसको पृथ्वी पर संपादित नहीं किया जा सकता। और जो मतलब हाइड्रोजन बम खतरनाक होता है क्योंकि वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, इसलिए वो उतना खतरनाक नहीं होता। छात्रों इसके बाद का जो हमारा वीडियो रहेगा वो चंद्रमा के बारे में, हम आपको और 10-15 मिनट में अच्छे फैक्ट समझा देंगे। छात्रों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।